Hello students, we have completed our Alzheimer disease. This is the topic of central nervous system. Now the next disease of central nervous system is stroke. Stroke brain में होता है और stroke basically means brain की किसी nerves का या vein का लीकेज होना या फिर क्लॉटिंग होना। अगर ये हम ब्रेन माने तो ब्रेन में इस तरह से एक लार्ज वेन होती है जिससे बहुत सारी वेन्स इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है। इन वेन्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। अगर इस ब्लड सप्लाई में लीकेज हो जाए या फिर कोई भी वेन ब्रेक हो जाए और इस तरह से ब्लड लीक होने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। कैसे? ये जो ब्लड लीक होता है ये जाके ये फ्लूइड ब्रेन की दूसरी जो सेल्स है, दूसरी जो वेन्स है, उनमें क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है और जो दूसरे टिश्यूज़ है उनके वहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रोक कंडीशन होती है। और इस स्ट्रोक को हम दो टाइप से देख सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई इसे बोलते हैं हैमरेज। क्या बोलते हैं? हैमरेज। और फर्स्ट कंडीशन है इस्चेमिक। स्टीमिया का मतलब क्या होता है? स्टीमिया का मतलब होता है कि अगर किसी वेन में क्या हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए फैट या लिपिड का और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो, अफेक्ट हो, तो उसे बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। अगर कोई वेन में इस तरह से लीकेज होता है तो उसे बोलते हैं हैमरेजिक स्ट्रोक। हैमरेजिक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या हुई? स्ट्रोक इज द कंडीशन इन विच ब्रेन सेल्स या टिश्यूज डिप्राइव्ड फ्रॉम द ब्लड सप्लाई। यानी कोई भी ब्रेन की सेल्स या टिश्यूज क्या हो जाते हैं, ब्लड फ्लो से डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वहाँ तक ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और वो टिश्यूज किससे डिप्राइव्ड हो जाते हैं? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। यानी ब्रेन स्ट्रोक मीन्स जो वेन, जो आर्टरीज और वेन्स ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन के अंदर, उनमें ब्लॉकेज होना या फिर लीकेज होना। इस कंडीशन की वजह से ब्रेन का कोई पार्ट या टिश्यूज, सेल्स ब्लड सप्लाई से डिप्राइव्ड हो जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाते। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। और अगर इस तरह से कंडीशन होगी तो वो ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है वो वर्क करना बंद कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है। अगर वो पार्ट सेंसरी है, हमने ब्रेन की स्टडी की है तो हम ये जानते हैं कि ब्रेन में अलग अलग पार्ट, बॉडी के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर वो पार्ट सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड है तो हमारी बॉडी के सेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, यानी पैरालिसिस कंडीशन हो सकती है। अगर वो हमारी ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी या कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है तो हमारी सोचने की और कॉन्शियस होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो स्ट्रोक डिपेंड करता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन टिश्यूज सेल्स आर डिप्राइव्ड, कौन से पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, ठीक है। तो डेफिनेशन स्ट्रोक की मैंने आपको बता दी कि क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन and tissues and cells deprived from nutrition and oxygen. Okay, that is called stroke. After the definition of stroke, now the types of various stroke. Two types के stroke मैंने आपको बताए। एक तो होता है ischemic stroke और एक होता है hemorrhagic stroke, right? ischemic stroke में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो वेन्स ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन में, उन वेन्स के अंदर लिपिड या फैट, कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। ये नैरोइंग होने लग गई,
जो पाथ है वो क्या हो गया, नैरो हो गया, और जो ब्लड सप्लाई नॉर्मल होने वाली थी उसको बहुत ही कम स्पेस मिल रहा है, तो वो ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। ठीक है, और ये किसका एक्यूमुलेशन होगा, फैट, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इनके एक्यूमुलेशन की वजह से जो वेन्स ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन में, उनमें क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी और ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका जो इफेक्ट है वो फेस, आर्म और स्पीच इसमें होता है। फेस के जो हमारे फीचर्स है, एक्सप्रेशंस है, वो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस बिगड़ जाते हैं, हम फेस से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फेस के एक्सप्रेशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जो फेस पैरालिसिस भी हो सकता है। स्पीच, जो हम स्पीच मतलब हम जो बोलते हैं उसमें हमें डिस्टर्बिंग होती है, स्लर्ड वॉइस या फिर जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाती है, हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, सेंस चेंज हो जाता है बोलने का, और जो हमारे लिम्स है यानी जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स है उनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हम उनका मूवमेंट अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते। अगर हम इसी आर्म्स को ऊपर करना चाहते हैं या फिर हम लोग चलना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो वो मूवमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें स्पीच, फेस और लिम्स ये अफेक्ट होते हैं। किसमें, इस्केमिक स्ट्रोक में, और फैट का अक्यूमुलेशन होने की वजह से ब्लॉकेज होती है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का स्ट्रोक है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो वेन ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें हो गई लीकेज। लीकेज की वजह से वो ब्लड क्या हुआ, बाहर की तरफ फ्लो करने लग गया, उस वेन से बाहर निकल गया, जिससे वो ब्लड जो बाहर का फ्लूइड है ब्रेन में उसमें जाके अक्यूमुलेट होने लगता है, और वहाँ पे वो फ्लूइड की क्या हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट बनने लगता है। ब्रेन में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो क्लॉटिंग क्या करती है, ब्रेन में स्ट्रोक बनाती है। तो इसमें क्या हो गया, लीकेज हुआ, रप्चर हो गई वेन, और उसकी वजह से ब्लड क्या हो गया, लीक होने लग गया और बाहर जाके क्लॉटिंग करने लग गया। इसका इन्फेक्शन या इंजरी इसकी रीज़न से हो सकता है। अगर ब्रेन पे चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया और हेड इंजरी हुई है, तो अगर ब्रेन में चोट लगने की वजह से वेन रप्चर हो सकती है, आर्टरीज रप्चर हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन हो गया किसी मेडिसिन की वजह से, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया और आर्टरीज की वॉल्स क्या हो गई, वीक हो गई और उनसे लीकेज स्टार्ट हो गई, तो भी हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। और हेमरेजिक स्ट्रोक का क्या होता है रिजल्ट, ट्रॉमा कंडीशन, या फिर बिल्कुल सेंसेस जो है वो हम लूज कर देते हैं, हम अनकॉन्शियस कंडीशन में चले जाते हैं, तो वो कंडीशन हो सकती है हेमरेजिक स्ट्रोक में। ये 2 टाइप्स के स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। नाउ द टाइप्स ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक। मैंने आपको बताया इस्केमिक और हेमरेजिक 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। अब इस्केमिक स्ट्रोक को आगे 2 सब टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है, मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया था कि इस तरह से ब्रेन में जो मेन वेन होती है ब्लड सप्लाई करने के लिए, उसके आगे वो आगे सब डिवाइड होके और दूसरी वेन्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो मेन वेन है जो ब्लड लेके जा रही है ब्रेन को, वो वेन में अगर ब्लॉकेज हो गया, इसमें अगर फैट डिपोजिशन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में पढ़ाया था, वो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन लिपिड या फैट का अक्यूमुलेशन मेन उस वेन में हो जाता है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है और आगे जाके डिवाइड होती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। सेकेंड इज एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक का मतलब ये जो क्लॉटिंग है, जो क्लॉट बना है वो ब्रेन में नहीं बना, वो बॉडी के किसी और पार्ट में, आप सपोज कीजिए हार्ट में या लंग्स में, यहाँ पे ब्लड सप्लाइंग में वो क्लॉट बन गया, लेकिन वो ब्लड के थ्रू फ्लो में, ब्लड फ्लो के थ्रू वो क्लॉट कहाँ तक पहुँच गया है, ब्रेन तक पहुँच गया है। तो किसी और पार्ट का क्लॉट ब्रेन तक पहुँचता है तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक। जैसे हमने देखा होगा जो ब्लड
में बोलते हैं कि ब्लड कैंसर है। तो वो ब्लड कैंसर में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल है वो पूरे ब्लड में फ्लो करती हुई पूरे बॉडी में जाती है। वैसे ही एम्बोलिक स्ट्रोक में जो क्लॉट वेन किसी और पार्ट में बना है वो ब्लड के साथ फ्लो करते करते कहाँ पहुँच गया है, ब्रेन में पहुँच गया है, और उससे ब्रेन में क्या हो गई है, स्ट्रोक कंडीशन हो गई है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक। ठीक है, तो समझ में आया। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में तो ये जो फैट और जो लिपिड का अक्यूमुलेशन हुआ है वो उस मेन वेन में होता है जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन में, और एम्बोलिक स्ट्रोक में किसी अदर पार्ट का क्लॉट ब्लड में फ्लो करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक के बाद अब है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी टाइप्स ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या है, इसमें है फर्स्ट है इंट्रासेरिब्रल एंड सेकंड इज सब एरेकेनॉइड। इंट्रासेरिब्रल टाइप ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो टिश्यूज़ है ब्रेन के वो फ्लूडेड विथ ब्लड, यानी उनमें ब्लड क्या हो जाता है, बहुत एक्सेस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर आर्टरीज क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का क्या होने लगता है, लीकेज होने लगता है। अगर ये लीकेज हुआ तो इसके आसपास के जो टिश्यूज़ है वहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये टिश्यूज़ ब्लड में डूब जाते हैं, यानी यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अक्यूमुलेट हो जाता है। और यहाँ तो ब्लड बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हुआ और ये फ्लूडेड विथ ब्लड हो गए टिश्यूज़, लेकिन जहाँ ब्लड पहुँचना चाहिए था वो टिश्यूज़ क्या हो गए, डिप्राइव्ड, वो ब्लड से डिप्राइव्ड हो गए, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाए, तो वो टिश्यूज़ क्या होने लग जाएंगे, डेड, उनकी डेथ होने लग जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड की क्वांटिटी वहाँ बढ़ जाती है और जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता, तो दोनों ही टिश्यूज़ क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ये भी टिश्यूज़ डैमेज हो गए और ये भी टिश्यूज़ डैमेज हो गए। इस टाइप को क्या बोलते हैं, इंट्रासेरिब्रल स्ट्रोक। इसका रीज़न हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो आर्टरीज पे क्या होने लगा, प्रेशर पड़ने लगा, जिसकी वजह से आर्टरीज रप्चर हो गई। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आर्टरीज रप्चर हो गई और ब्लड का लीकेज स्टार्ट हो गया, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और एंटीकोगुलेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वॉल्स थिन हो जाएगी, आर्टरीज की वॉल थिन होने लग जाएगी, वीक होने लग जाएगी और उसकी वजह से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा कंडीशन की वजह से भी क्या होता है, आर्टरीज रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड लीकेज स्टार्ट होती है ब्रेन में। अब सेकंड टाइप इज सब एरेकेनॉइड। सब एरेकेनॉइड में क्या होता है, ये सब एरेकेनॉइड स्पेस, ब्रेन में ये स्पेस होता है ब्रेन के, और इसको जो एक थिन टिश्यूज़ की जो लेयर है कवर करके रखती है उसके बीच का स्पेस होता है। ये तो है ब्रेन और ये है कवरिंग। ब्रेन को थिन टिश्यूज़ की लेयर होती है जो कवर करके रखती है, इसके बीच का स्पेस होता है सब एरेकेनॉइड स्पेस। इस सब एरेकेनॉइड स्पेस के अंदर अगर आर्टरीज का रप्चर हुआ, यानी यहाँ पे अगर आर्टरीज रप्चर हो गई और यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, लीक होने लग गया, तो उसे बोलते हैं सब एरेकेनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के जो टिश्यूज़ है वो होने लगते हैं डेड, और ये जो स्पेस है ये पूरी तरह से किससे, फ्लूइड, ब्रेन ब्लड से पूरी तरह से फिल हो जाता है और यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेन क्या हो जाता है, डैमेज होने लगता है, यहाँ के टिश्यूज़ डेड होने लगते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सब एरेकेनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये थे दो टाइप के स्ट्रोक, इंट्रा सेरिब्रल स्ट्रोक और सब एरेकेनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया। नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ब्रेन यूज़ करता है ग्लूकोज को फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए ब्रेन ग्लूकोज को यूज़ करता है, और ग्लूकोज को यूज़ कैसे करेगा, एडीपी को एटीपी में चेंज करके। और एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी।
ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज करता है ब्रेन, और उस एनर्जी को वो यूज़ करता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो अब ये ATP का क्या वर्क होता है? ATP चाहिए न्यूरॉन्स को उनकी फंक्शनिंग के लिए, न्यूरॉन की इंटीग्रिटी के लिए, और न्यूरॉन्स अपने जो वर्क करते हैं सिग्नलिंग, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाते हैं, मैसेजेस को आगे पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो सारा वर्क किससे यूज़ करते हैं? ATP को यूज़ करके करते हैं। तो न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग के लिए, उनकी इंटीग्रिटी के लिए, उनके वर्किंग के लिए ATP चाहिए, और ATP के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। अगर स्ट्रोक कंडीशन हुई, स्ट्रोक कंडीशन में क्या होता है? ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जो आर्टरीज है ब्लड को ले जाने वाली, उनमें क्या हो जाता है? ब्लॉकेज या लीकेज, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पाती और डिप्राइव्ड रह जाते हैं टिश्यूज ब्लड से। अगर ब्लड नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से ATP के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। ATP का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और ATP का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग रुक जाएगी, और न्यूरॉन सेल क्या होने लग जाएगी? डेड होने लग जाएगी। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए, और ATP आयंस एक्सचेंज के लिए, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इन आयंस के एक्सचेंज के लिए इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों ही तरफ से एक्सचेंज करने के लिए भी ATP रिक्वायर्ड है। तो ये एक्सचेंज भी रुक जाएगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिली, स्ट्रोक कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्या हुआ? एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तब मेटाबॉलिज्म यानी ATP बनना स्टार्ट होगा। अब जो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म से जो ATP बनेगा वो क्या बनेगा? क्वांटिटी में कम, उसकी क्वांटिटी कम होगी, लेस ATP फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ में, क्योंकि ये एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है, इसलिए उसके साथ में लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होने लगेगा। एक तो ATP की क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसके साथ में लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होने लगेगा। अब लैक्टिक एसिड का क्या नुकसान है? लैक्टिक एसिड की ये डिसएडवांटेज है कि लैक्टिक एसिड डिस्ट्रॉय करता है सेल को। लैक्टिक एसिड क्या करने लग जाएगा? सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, बॉडी की सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेगी, बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगेगी, और जो एसिड बेस बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस भी नहीं रहेगा, और इस्चेमिक कंडीशन की वजह से, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से क्या होने लगेंगे? ब्रेन की सेल्स एंड टिश्यूज डेड होने लगेंगी, वो डैमेज होने लगेंगे, और इस्चेमिक स्ट्रोक कंडीशन आएगी। यानी जो स्ट्रोक हमने बताया था क्लॉटिंग की वजह से होता है, वो स्ट्रोक कंडीशन होगी, और ये रिजल्ट क्या होगा इसका? डेथ, लीड्स डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी पर्सन की। तो ये था स्ट्रोक का किस तरह से लॉस होता है और स्ट्रोक किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले जो ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के रूप में, वो नहीं मिलेगा, और ADP से ATP कन्वर्ट बंद हो जाएगा, या फिर लेस ATP फॉर्मेशन होगा। लेस ATP फॉर्मेशन के साथ में लैक्टिक एसिड भी बनने लगेगा, जिसकी वजह से सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, इस्चेमिक स्ट्रोक कंडीशन होगी, और कंक्लूजन क्या होगा? डेथ। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। नाउ इटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। इटियोलॉजी में मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। या तो इसके अंदर क्या होगी? ब्लॉकेज होगी, किसकी वजह से? एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन की वजह से, और फैट अक्यूमुलेशन या फिर कोलेस्ट्रॉल के अक्यूमुलेशन की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी। या फिर इसके अंदर क्या होगी? लीकेज होगी, और लीकेज किस लिए होगी? कि जो आर्टरीज ब्लड फ्लो कर रही है उसमें क्या हो जाएगा? वो रप्चर हो जाएगी और उसमें से ब्लड लीक होने लगेगा। या फिर इसमें ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से, जो ब्रेन का फ्लो है ब्लड का, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रोक कंडीशन हो सकती है। ये रीजंस है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स है? रिस्क फैक्टर्स में आता है एज, 55 या फिर 60 की एज से अबाउ पर्सन में स्ट्रोक कंडीशन हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री,
अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को है ऑलरेडी स्ट्रोक, तो हो सकता है आपको भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो। थर्ड इज अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग, इनके यूज़ की वजह से भी स्ट्रोक कंडीशन हो सकती है। और मेडिसिन्स मैंने आपको बताया था कि एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ अगर बहुत ज़्यादा कर लिया तो क्या हो जाएगी, आर्टरीज क्या होगी, थिन हो जाएगी और उसकी वजह से स्ट्रोक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा वेट, अगर बहुत ज़्यादा ओवर वेट है पर्सन तो भी स्ट्रोक, क्योंकि ओवर वेट होगा तो फैट का अक्यूमुलेशन, कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन होने के चांसेस है, तो वो ब्रेन की आर्टरीज में भी अक्यूमुलेट हो सकता है और उसकी वजह से स्ट्रोक कंडीशन भी आ सकती है। तो ओवरवेट होने की वजह से भी हो सकता है। और लाइफस्टाइल अगर ख़राब होगी तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी होगी, इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी का वेट, उसकी वजह से भी स्ट्रोक कंडीशन हो सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर है, एज, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स और एंटीकोगुलेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़, ओवरवेट, लाइफस्टाइल। और जो रीजंस मैंने आपको बताए थे, ब्लॉकेज, लीकेज, ये इटियोलॉजी में है स्ट्रोक की। ठीक है, तो ये इटियोपैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई और इटियोलॉजी बताई। इटियोपैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई स्ट्रोक की। आफ्टर द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक, नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रोक। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले तो ट्रबल इन स्पीकिंग, बोलने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स नहीं मिलते और कॉन्शियस नहीं होते बोलते टाइम, ट्रबल इन स्पीकिंग और थिंकिंग, क्योंकि बोलने के लिए सोचना भी ज़रूरी है, बिना सोचे हम बोल नहीं सकते, तो उन्हें वर्ड्स नहीं मिलते, वो थिंकिंग कैपेसिटी लूज़ हो जाती है कि वो क्या बोलना चाहते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उन्हें बोलना क्या है। विज़न उनका ब्लर, आई साइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ब्लड विज़न यानी ब्लड दिखाई देती है, चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, क्लियर विज़न नहीं होता। पैरालिसिस, ब्रेन के जिस पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक गई है या जिस पार्ट में ब्लॉकेज हुआ है उस पार्ट को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, उनका मूवमेंट, उनकी वर्किंग, उनकी सेंसरी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो पैरालिसिस, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के पार्ट में स्ट्रोक होता है तो हम उस पार्ट को क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। अगर सेंसरी पार्ट में होगा तो हमारे सेंसेस क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। तो वैसे ही पैरालिसिस आता है उस पार्ट में जहाँ पे क्या है, स्ट्रोक कंडीशन है ब्रेन की। कभी कभी पूरी बॉडी का एक पार्ट, मतलब हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्योंकि हाफ ब्रेन में स्ट्रोक होता है। फोर्थ इज एडिमा। एडिमा का मतलब है सेरिब्रल पार्ट में या फिर ब्रेन के किसी पार्ट में क्या होना, स्वेलिंग होना। एडिमा अक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, तो ये एक भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है स्ट्रोक की। इसके अलावा सीजर्स आते हैं स्ट्रोक कंडीशन में, क्योंकि ब्रेन की वजह से हमारी बॉडी पे से कंट्रोल हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से सीजर्स भी आते हैं। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, स्पीकिंग में ट्रबल, विजन ब्लड हो जा, पैरालिसिस, एडिमा और सीजर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रोक। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नाउ द डायग्नोसिस। हम डायग्नोस कैसे करेंगे स्ट्रोक को? एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इमेज बनाते हैं ब्रेन की और उससे पता लगाते हैं कि कहाँ पे क्लॉटिंग है या कहाँ पे लीकेज है आर्टरीज में। सीटी स्कैन, ब्रेन का स्कैन करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जाता है क्लॉट्स का और लीकेज का। एंड लास्ट इज इकोकार्डियोग्राम, इको करके पता लगाते हैं, इस तरह से कंप्यूटर पे इमेज बनती है जिसमें पूरी तरह से कौन सी वेन्स का सप्लाई कहाँ हो रहा है और कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे क्लॉटिंग है, वो पूरी इमेज बन जाती है। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखती है, कहीं भी इस तरह से क्लॉटिंग दिखाई देती है तो हम उसे स्ट्रोक कंडीशन कह सकते हैं। तो इस तरह से डायग्नोस करते हैं स्ट्रोक को। नाउ द लास्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैंने आपको हमेशा बताया है नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके किसी भी डिजीज़ को क्योर करते हैं। तो स्ट्रोक के लिए जो मैंने आपको बताया कि
जो रिस्क फैक्टर्स है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनको हमको अवॉइड करना है। और ओवरवेट होने की वजह से स्ट्रोक होता है, तो हमको वेट को मेंटेन करना है, स्ट्रेस कम से कम लेना है, ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करनी है और रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराना है, जिससे हमारी बॉडी में कहीं अगर क्लॉटिंग है या फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, तो वो हम डिटेक्ट कर सके। तो ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। अब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग, जिसे हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, जिनका क्या एक्शन होता है, क्लॉट को क्या करते हैं, वो डिसॉल्व कर देते हैं, क्लॉट को ब्रेक कर देते हैं। इसका एग्जांपल है TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करते हैं, क्लॉट को ब्रेक कर देते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉट को ब्रेक करके क्या कर देंगे, स्ट्रोक को खत्म कर देंगे। सेकेंड इज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी में क्या होता है, कैथेटर का यूज़ करते हैं। इस तरह से कैथेटर होता है जिसे हम ब्रेन की आर्टरीज के अंदर इन कराते हैं और जो क्लॉट है उसको क्या करते हैं, उस कैथेटर के थ्रू बाहर निकाला जाता है। एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें क्या करते हैं, कैथेटर को ब्रेन की आर्टरी में डाला जाता है और क्लॉट को बाहर निकाला जाता है कैथेटर के थ्रू। ऐसे देखो, आपकी किसी नुकीली चीज़ से आपने ब्लॉकेज को बाहर निकाला है, तो वो होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के अंदर। थर्ड इज स्टेंट्स। स्टेंट्स लगाए जाते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया था, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर आर्टरीज रप्चर हो जाती है, तो वो आर्टरी थिन हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उनके अंदर इस तरह से स्टेंट्स लगाए जाते हैं ताकि आर्टरीज की वॉल को सपोर्ट मिले और आर्टरीज की वॉल स्ट्रांग हो। ठीक है, तो इस तरह से स्टेंट्स लगाए जाते हैं ब्रेन की आर्टरीज के अंदर। फोर्थ इज सर्जरी। रेयर कंडीशन में सर्जरी की जाती है जिसमें कि क्लॉट को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है उसको ऑपरेट करके। फिफ्थ इज मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स मैंने आपको बताई थी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रोक होता है, तो ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, ब्लड प्रेशर को हम कम करेंगे ताकि ब्रेन की जो आर्टरीज है उनके ऊपर प्रेशर कम फील हो। उसके बाद है सीजर्स, प्रिवेंट सीजर्स। मैंने आपको बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कि स्ट्रोक में सीजर्स आते हैं, तो हमें सीजर्स को प्रिवेंट करने वाले मेडिसिन यूज़ करते हैं। प्रिवेंट कॉन्स्ट्रिक्शंस। कॉन्स्ट्रिक्शंस यानी जो वेन्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लॉकेज की वजह से क्या हो गई, नैरोइंग हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो इसलिए उस कॉन्स्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए वेन्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। तो हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जो वेन्स को डायलेट करे, तो हम डायलेटर्स का यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से ड्रग्स हो गए, बीपी को रिड्यूस करने वाले, सीजर्स को प्रिवेंट करने वाले और कॉन्स्ट्रिक्शन को ख़त्म करने वाले यानी डायलेटर्स यूज़ करते हैं स्ट्रोक में। ये है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग्स, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, स्टेंट्स, सर्जरी और मेडिसिन्स, ये यूज़ करेंगे हम स्ट्रोक के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। यहाँ पे हमारा स्ट्रोक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइग्रेन। थैंक यू।